सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 12 की सृजना पुस्तक के 17वें अध्याय मैं और मैं, जिसके लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, का अध्ययन करेंगे। मैं और मैं। सबसे पहले बच्चों लेखक परिचय। श्री मिश्र जी का जन्म 1906 में सहारनपुर जिले के देवबंद ग्राम में हुआ। राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में इनकी गहरी रुचि रही है। स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में इन्होंने कई बार जेल की यात्रा भी की। इनका मुख्य कार्य पत्रकारिता है। यूँ तो ये ज्ञानोदय के संपादक भी रहे, किंतु इनकी साहित्यिक साधना विशेषतः नया जीवन मासिक के संपादन प्रकाशन के रूप में व्यक्त हुई है। ललित निबंधों के क्षेत्र में भी इन्होंने अनवरत योग दिया है। इनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना, बाजे पायलिया के घुंघरू और दीप जले शंख बजे। आकाश के तारे, धरती के फूल इनका लघु कथा संग्रह है। पत्रकार होने के नाते इन्होंने कई रिपोर्टाज भी लिखे। इनके रिपोर्टाज क्षण बोले कण मुस्काए शीर्षक कृति में संकलित हैं। आगे है बच्चों पाठ परिचय। प्रस्तुत निबंध प्रभाकर जी की जिए तो ऐसे जिए शीर्षक कृति से लिया गया है। इसमें लेखक ने यह प्रतिपादित किया है कि प्राय मनुष्य दूसरों के विषय में सोच समझकर दुखी सुखी होता रहता है। उसका प्राथमिक कर्तव्य यह है कि वह अपने विषय में सोचे, अपने कर्तव्य का पालन करे और निरंतर कर्मरत बना रहे। कर्तव्य करने के साथ साथ उसे अहंकार का बोझ नहीं लादना चाहिए। अहंकार घृणा का पिता है और घृणा जीवन की संपूर्ण ऊंचाइयों की दुश्मन है। अतः घृणा से बचना चाहिए। लेखक ने जो दूसरा संदेश दिया है वह यह है कि मनुष्य को जीवन के प्रति निष्ठा रखते हुए संघर्षों से घबराना नहीं चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि निराशा कर्म की गति रोक देती है और नया और ताजा अनुभव नहीं करने देती है। अब है बच्चों मूल पाठ। जब देखो गुमसुम, जब देखा गुमसुम। अरे भाई, तुम्हें क्या सांप सूंघ गया है कि सुबह के सुहावने समय में यूं चुपचाप बैठे हो? तुमसे अच्छे तो देवी कुंड के कछुए ही हैं कि जो तैरते नजर तो आ रहे हैं। उठो, दो चार किलकारियां भरो, अंगीठी के पेट में गोला डालो जिससे अपना भी पेट गरमाए। लेखक को ऐसे बैठे देखकर उनके मित्र ने उनसे ये बातें कही। तो अब लेखक क्या कहते हैं, ओहो तुम कहाँ से आ टपके इस समय? कोई कितने ही गंभीर मूड में हो, विचारों की कितनी गहराइयों में उतर रहा हो, तुम्हारी आदत है बीच में आ कूदना और फैलाने लगना लंतारनियों के लच्छे एक के बाद एक, लंतारनियों के लच्छे एक के बाद एक। यह सच है कि यह बहुत बुरी आदत है। तो देखो, जब लेखक चुपचाप बैठा हुआ कुछ सोच रहा था तो उनके मित्र ने आकर कहा, उनको टोका। तो लेखक ने अपने मित्र को कहा कि तुम कहाँ से आ गए, क्योंकि तुम तो चाहे कोई कितना भी गंभीर मुद्रा में क्यों ना हो, लेकिन तुम जो है हंसी मजाक करे बगैर रहते ही नहीं हो। लेखक को जब उनके ये मित्र कह रहे थे तो लेखक ने उनको ये भी कहा कि लंतारनियों के लच्छे कहने का मतलब है बच्चों कि गप्पे हाँकने वाला। तो लेखक के जो दोस्त थे वो इस प्रकार से गप्पे हाँकते थे, इसलिए उन्होंने अपने मित्र को कहा कि तुम कहाँ से गप्पे हाँकने के लिए आ गए हो। तो हम लंतारनियों के लच्छे फैलाते हैं और तुम गंभीर मूड में रहते हो। तो उनके मित्र थोड़े से नाराज हो गए और उनके मित्र कहने लगे कि मैं क्या कोई गप्पे ही थोड़ी हाँकता हूँ। सच्चाई यह है भाई कि जान है कि जमाना बहुत खराब है। जिस गधे को नमक दो वही कहता है मेरी आंख फोड़ दी। हम जा रहे थे अपने काम, तुम्हें दूर से देखा, सुस्त रास्ता काट कर इधर आए कि देखें तो माजरा क्या है और मामला कुछ गड़बड़ हो तो कुछ मदद करें। पर तुम्हारे तेवर कुछ ऐसे बदले हुए हैं कि जैसे हम सुबह सुबह 4 रुपए उधार मांगने आ गए हों और पहले इसी तरह हाथ उधार उठाए रुपए हमने अभी तक वापस न किए हों। बहुत अच्छे रहे। तो जब लेखक ने अपने मित्र को ये कहा कि तुम कहाँ से आ गए,
वो तो उनके मित्र जो है वो थोड़ा सा नाराज हो गए और कहने लगे कि तुम तो मेरे को ऐसे कह रहे हो कि जैसे गधे को नमक दो का उदाहरण देकर वो ये कह रहे हैं कि आजकल भलाई का जमाना नहीं रहा है। तो उनके मित्र कहते भी मैंने तो सोचा कि तुम सुस्त हो, इसलिए मैं जो है तुम्हारे से पूछने आ गया भी कहीं कोई गंभीर बात तो नहीं है। ना ना, यह बात नहीं है, तुम्हारा आना सर आंखों पर। तुम भी ये क्या बात कर रहे हो? पर बात यह है कि मैं इस समय बहुत गहरे चिंतन में था, और लो बताऊं तुम्हें गहरे चिंतन में क्या था। मैं अपने आप में खोया हुआ हूँ आज। तो लेखक ने उनकी अपने मित्र से कहा कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं तुम्हारे आने से खुश नहीं हूँ। खुश तो हूँ, लेकिन मैं जो है आज अपने आप में ही क्या था, खोया हुआ था। यानी मैं अपने स्वयं के बारे में ही सोच रहा था। तो उनके मित्र क्या कहते हैं, वाह भाई वाह, क्या कहने। लो फिर बताऊं तुम्हें एक बात कि आज तुमने ऐसी दूर की हांके कि अब तक सबके सब छोंक मात खा गए। हाँ जी, तो आज तुम अपने आप में खोए हुए हो। मियाँ खोए हुए हो तो डोंडी पिटवाओ, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाओ, खड़े खड़े क्या देख रहे हो भेंगे बबूल से। तो लेखक के मित्र जो हैं वो अपने मित्र से हंसी मजाक करने लगे कि वाह भाई वाह, तुमने तो बड़ी दूर की डींग हांकी है। अरे अपने आप में खोए हुए हो तो डोंडी पिटवाओ। डोंडी पिटवाने का मतलब कि जैसे जब भी कोई खो जाता है तो हो हल्ला मचाया जाता है, पुलिस में रिपोर्ट लिखाई जाती है। तो बच्चों, उनके मित्र भी इसी प्रकार से उन पर व्यंग्य करने लग गए। तुम तो लेखक ने कहा कि तुम तो अजीब आदमी हो। मैं कह रहा हूँ कि संत स्वभाव एक गहरी बात, और तुम उड़ा रहे हो गुटप्पे। पर बात यह है कि पढ़ाई के लिए एक पैसा कभी किसी मास्टर को तुमने दिया नहीं। अकल आए भी तो कहाँ से। तो लेखक अपने मित्र से कहने लगे कि मैं तो तुम्हें कोई सोच विचार करने की बात कह रहा हूँ, और तुम मेरी बात को क्या कर रहे हो, हंसी मजाक में उड़ा रहे हो। और ऐसा लगता है, तो अपने मित्र से वो हंसने लगे कि ऐसा लगता है कि कभी तुमने पढ़ाई करने के लिए किसी भी अध्यापक को 1 रुपया तक नहीं दिया है। लो फिर मैं आज तुम्हें तुम्हारे जैसों की कहानी सुनाता हूँ। उसे सुनकर तुम समझोगे कि कैसे आदमी अपने आप में खोया जाता है। तो लेखक ने अपने मित्र से कहा कि लो मैं भी तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, कि जैसे मैंने तुमसे अभी कहा था कि मैं अपने आप में खोया हूँ और तुम मेरा मजाक उड़ा रहे थे, तो उसी प्रकार से आज मैं तुम्हें एक कहानी बताता हूँ भी अपने आप में खोना भी कैसे खोया जाता है। 5 आदमी आपस में गहरे दोस्त थे। करने धरने को कुछ नहीं, खाने को दोनों समय रोटी और पीने को भंग चाहिए। पांचों पक्के भंगेड़ी पिए धुत पड़े। यानी 5 दोस्त थे और वो भांग पीते रहते थे, नशा करते रहते थे और सारा दिन उस नशे में धुत पड़े रहते थे। एक दिन कहीं मंदिर में बैठे घोट रहे थे कि उन पांचों की स्त्रियां इकट्ठी होकर जा पहुंची, लगी दिल के गुबार निकालने। जो 10 5 आदमी वहां और थे, उन्होंने भी उन स्त्रियों की बात का समर्थन किया। बड़ी बेइज्जती हुई। पांचों ने कहीं प्रदेश में जाकर रोजगार करने का फैसला लिया। पांचों चल पड़े। चलते चलते आपस में सलाह की कि भाई होशियारी से चलियो, कहीं रास्ते में ऐसा न हो कि सांझ हो जाए, जरा गहरी और कोई खोया जाए। लौटकर उसकी घरवाली को क्या जवाब देंगे। फिर कुछ दूर गए, रात हुई, एक मंदिर में पड़कर सो गए। सुबह उठते ही तब पाया कि भाई पहले गिन लो, सब चौकस भी हैं। जब पांचों चल पड़े थे तो रात्रि में एक जगह विश्राम किया बच्चों, और सुबह उठकर उन्होंने क्या किया, आपस में गिनती शुरू की कि भाई हम पूरे तो 5 हैं कि नहीं है। उनमें से एक ने सबको गिना, 1 2 3 4। फिर गिना, 1 2 3 4, जोर से चिल्लाकर कहा, अरे भाई हम तो घर से 5 चले थे, ये तो रात भर में ही 4 रह गए। दूसरे ने दोबारा सबको गिना, वे भी 4। तीसरे ने गिना, तब भी 4। मामला संगीन हो गया। संगीन यानी गंभीर हो गया कि भाई बात क्या हुई, बार बार हम गिनती कर रहे हैं और गिनती में हमारा जो एक आदमी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तब पाया कि लौटकर घर चले, शायद 5वां आदमी रात को घर लौट गया होगा। रास्ते में सबके सब रोते पिटते लौट रहे थे कि एक समझदार आदमी मिला। उसने इन्हें रोककर पूछा कि किस मुसीबत में है। वे जब रास्ते में जा रहे थे तो वे एक आदमी ने कहा, रोककर उनको भी, क्या बात है, तुम रोते पिटते क्यों जा रहे हो, क्या बात हो गई, कोई दिक्कत है तो मुझे भी बता दो। उसने इन्हें रोककर पूछा कि वे किस मुसीबत में हैं। इन्होंने बताया कि हम घर से 5 चले थे, पर रात भर में 4 ही रह गए।
उस आदमी ने इन्हें गिना तो वे 5 थे। उसने कहा, भले आदमियों, तुम घर से 5 ही चले थे, 5 ही अब हो, तो रो क्यों रहे हो? इन भंगेड़ियों में से एक ने फिर सबको गिना, 1 2 3 4। समझदार ने कहा, अरे भोंदू, अपने को तो गिन। अब इन लोगों की समझ में आया कि मामला यह है कि जो गिनता है अपने को भूल जाता है। वही हाल मेरा हो रहा है कि मैंने घर की सोची, पड़ोसी की सोची, देश की सोची, यूँ समझो कि दुनिया की बातें सोच मारी, पर अपनी बात भूल गया। कभी यह न सोचा कि आखिर मेरा मेरे प्रति क्या कर्तव्य है, क्या अधिकार है। आज मैं यही सोच रहा था कि तुम आ गए। कहो फिर, मैं गहरे चिंतन में था या नहीं? तो लेखक ने अपने मित्र को समझाया कि देखो, जैसे वो 5 आदमी अपने आप को गिन ही नहीं रहे थे, तो आज ऐसे ही मैं भी सोच रहा हूँ भी। मैं सबके बारे में सोचता हूँ, मैं लिखता हूँ, पत्रकार हूँ, और देश के बारे में सोचता हूँ, समाज के बारे में सोचता हूँ, लोगों के बारे में सोचता हूँ, लेकिन अपने बारे में तो कुछ भी सोचता नहीं हूँ। तो उनके मित्र क्या कहते हैं बच्चों? भाई, बात तो तुम्हारी कुछ पते सी लगती है। हम दुनिया की बात सोचते हैं, पर अपनी नहीं। सच बात बड़े कह गए हैं, आप मरे जग परलो, यानी हम मर गए तो दुनिया मर गई, हम नहीं तो जहान नहीं। बात मन को लगती है, पर अपने बारे में सोचें ही क्या? तो अब उनके मित्र कहने लगे, भी बात तो तुम्हारी सही है, भी अपने बारे में तो हम सोच ही नहीं रहे हैं, लेकिन अब अपने बारे में सोचें तो सोचें क्या? नहीं सोचते तो लिखाओ पशुओं में नाम, क्योंकि जो सोचता नहीं वह पशु है, जानवर है। तो लेखक ने अपने मित्र को कहा कि भाई, अगर सोच अपने बारे में नहीं सोच सकते हो तो तुम तो पशुओं के जैसे हो। तो हम पशु हैं आपकी राय में? तो उनके मित्र फिर नाराज हुए, कहने लगे, तो इसका मतलब ही, आपके कहने का मतलब ही हम तो पशु हैं। वाह साहब, आप हमें पशु बता रहे हैं, पर भाई यह तो बताओ कि तुम्हें हमारी पूंछ और सींग किधर दिखाई दिए हैं? तो लेखक क्या कहते हैं? पूंछ और सींग, पशु बनने के लिए पूंछ और सींग की जरूरत नहीं पड़ती। बात यह है कि पशुता और मनुष्यता दो भाव हैं। जो पहले सोचे और फिर चले वह मनुष्य, और सोचे कुछ नहीं, बस जिधर हवा ले जाए चला चले वह पशु। अब आई तुम्हारी समझ में मेरी बात? यानी लेखक ने अपने मित्र को कहा कि पशु और मनुष्य होने के लिए कोई शारीरिक संरचना का ही होना आवश्यक नहीं है, बल्कि क्या है कि पशु क्या है, पशु को जो जिधर ले जाता है उधर ही वो चल पड़ता है। लेकिन मनुष्य, मनुष्य तो सोच विचार कर चलता है कि भाई ये मेरे लिए अच्छा है, ये मेरे लिए बुरा है। तो ये सोच विचार करके चलना ही क्या है? मनुष्यता है। और पशुता बिना कुछ सोचे विचारे चल पड़ना। तो सोचना जरूरी है। उनके मित्र कहने लगे, भी इसका मतलब है भी फिर सोचना तो बहुत जरूरी है। तो लेखक कहते हैं, जी हाँ, सोचना जरूरी है, और अपने बारे में सोचना जरूरी है। मैं यह जरूरी कार्य कर रहा था जब तुम आए। मैं अपने बारे में सोच रहा था जब तुम आए। महाकवि शेख शादी एक दिन अपने बेटे के साथ सुबह की नमाज पढ़कर लौट रहे थे। उनके बेटे ने देखा कि रास्ते के दोनों तरफ वाले घरों में अभी तक बहुत से आदमी सोए पड़े हैं। उसने अपने पिता से कहा, अब्बा, ये लोग कितने पापी हैं कि अभी तक पड़े सो रहे हैं और नमाज पढ़ने नहीं गए। विचारक शेख शादी ने दुख भरे स्वर में कहा, बेटा, बहुत अच्छा कि तू भी सोता रहता और नमाज पढ़ने न आता। बेटे ने आश्चर्य से पूछा, यह आप क्या कह रहे हैं अब्बा? शेख शादी ने और भी गहरे डूबकर कहा, अब तू दूसरों की बुराई खोजने के भयंकर पाप से बचा रहता मेरे बेटे। मतलब यह है कि अपने बारे में सबसे पहले जो बात सोचने की है वह यह है कि मेरा यह अधिकार है कि मैं अच्छे काम करूं। यानी कि लेखक फिर एक उदाहरण देकर हमें ये बात समझा रहे हैं बच्चों कि शेख सादी थे। उन्होंने अपने बेटे को उठाया और अपने बेटे से कहा कि हम नमाज पढ़ने जाते हैं। तो बेटा रास्ते में अपने पिता से कहने लगा कि देखो पिताजी, ये लोग जो हैं कितने पापी हैं, जो अभी तक उठ नहीं रहे, और जो है नमाज का वक्त हो गया है लेकिन फिर भी ईश्वर को याद नहीं कर रहे। तो उनके पिता कहते हैं कि दूसरों की कमियों निकालने से भी हम पाप के भागी बनते हैं। इससे तो अच्छा होता कि तू ना उठता, तो इस पाप से तो बचा रहता। मैं अपने जीवन को ऊंचा उठा सकूं, पर मेरा कर्तव्य यह है कि जो किसी कारण से अच्छे काम नहीं कर रहे हैं या साफ शब्दों में गिरे हुए हैं, उन्हें अपने कामों से ऊंचे उठने की प्रेरणा देते हुए भी उन्हें उन पर अपने अहंकार का बोझ न ला दूं, क्योंकि अहंकार घृणा का पिता है, और घृणा जीवन की संपूर्ण ऊंचाइयों की दुश्मन है। खास बात यह है कि घृणा उसका घात करती है जो घृणा करता है। इस तरह मैं दूसरों से घृणा करके अपना ही घात करता हूँ।
यानी कि लेखक ये कहता है बच्चों कि दूसरों के काम में कमियां ना निकालो, उनसे घृणा मत करो, क्योंकि घृणा करने से भी क्या होता है, हम खुद भी घृणित हो जाते हैं। तो घृणा को रोकना जरूरी है। उनके मित्र पूछते हैं कि तो क्या घृणा को रोकना जरूरी है? तो लेखक कहते हैं हाँ जी, घृणा को रोकना, उससे उत्पन्न ही न होने देना बहुत जरूरी है। पर रोकने की बात कहकर तुमने मुझे एक पुरानी बात याद दिला दी। मेरे एक मित्र हैं श्री कौशल जी। उन्हें अपने जीवन में पहली असफलता यह मिली कि एंट्रेंस पास न कर सके और 9th में ही उन्हें स्कूल को नमस्कार करना पड़ा। इनके कुछ दिन बाद ही उन्होंने छोटा सा प्रेस खोल लिया। साजी समझदार था, कर्जा प्रेस के नाम लिखता रहा, आमदनी अपने, प्रेस फेल हो गया और मेरे मित्र चौराहे पर खड़े दिखाई दिए। क्यों? क्योंकि क्या हुआ कि जो खर्चा आता था वो तो क्या करता था, वो प्रेस के नाम लिख देता था, और जो आमदनी होती थी उसका वो कहीं जिक्र नहीं करता था। तो घाटा तो लगना स्वाभाविक ही था। अपने पिता की पूरी पूंजी लगाकर उन्होंने बर्तनों का एक कारखाना खोल लिया। बर्तन बनते, कलई होती, रुपए छनका करते, सेठों में गिनती होने लगी। पर तभी उनकी पत्नी बीमार हो गई, इसलिए इरविन अस्पताल पड़े रहे। कारखाना मजदूर खा गए। 5 महीने बाद लौट कर आए तो लेना कम था, देना बहुत। यहाँ भी ताला बंद किया। पंसारी की थोक की दुकान थी, मेवा के ढेर लग गई। ढेरों आती, बोरियां जाती। फिर रुपया बरसने लगा। पर जाने कैसे ये घटनाएं भी छितरा गईं और पत्नी का सारा जेवर बेचकर जान छूटी। यानी जब भी कोई कारोबार करते तो उस कारोबार में उन्हें कोई ना कोई, किसी न किसी प्रकार से नुकसान अवश्य हो जाता था। खाली तो रह नहीं सकते थे। घर से दूर जाकर होटल खोल लिया। चला चमका और ठप हो गया। वहां से भी हटे और अपने संबंधी की सोडा वाटर फैक्ट्री में बैठने लगे। यहाँ से एक बीमा कंपनी में खूब चमके। बीमा कंपनी में डायरेक्टरों का कुछ झमेला मचा तो इन्होंने शरबत की दुकान खोली और एक अखबार निकाल दिया। दोनों खूब चले पर चलकर टिके नहीं, चले ही गए। अब यह एक बहुत बड़ी कंपनी के मैनेजर डायरेक्टर थे। यहाँ ये ऐसे चमके कि पिछली सब चमके धीमी पड़ गई। एक बार तो ऐसी हवाबंदी की गांठ बंध गई, पर फिर वे बहुत सी बातें इकट्ठी हुई और कंपनी में ताला पड़ा। मेरे मित्र अब पुस्तक प्रकाशक थे। बाजार उनकी पुस्तकों से दाया हुआ था। धूम थी, खूब जोर थे रहे। देश स्वतंत्र हुआ। उन्हें एक यात्रा के बीच में एक जाति के लोगों ने उतार लिया और जाने कितने दिन बंदी रहे, जाने कैसे बचे, कहाँ कहाँ भटकते रहे। बहुत दिन बाद एक पत्रकार के रूप में प्रकट हुए और अब शांति के साथ सम्मान की और व्यवस्था की जिंदगी बिता रहे हैं। उन्हें देखकर बराबर मेरा दिमाग चक्कर में रहता कि ये सज्जन कितने अद्भुत हैं। इतनी असफलताओं के थपेड़े खाकर भी निराश नहीं हुए। मैं उनके बारे में बहुत सोचता, पर उनके व्यक्तित्व का रहस्य न समझ पाता। लेखक अपने मित्र को अपने एक अन्य मित्र की बात बता रहे हैं कि बार बार उन्होंने काम किया, बार बार उन्हें नुकसान होता गया, बार बार उन्हें घाटा लगता गया, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। एक दिन एक अन्य मित्र भी आए, श्री सिंहल। उनका कारखाना भी फेल हो गया। वे उसका मामला निपटाने में मेरा सहयोग चाहते थे। उनकी दोनों मोटरें बिकनी थी, पर पूरे दाम देने वाला कोई ग्राहक बाजार में न था। एक दिन बहुत उबे हुए मेरे पास आकर बोले, तो भाई साहब, जितने में बिकती है उतने में बेच दें, यह मामला निपटा दें। मैंने कहा मामला तो निपटाना ही है, पर 10,000 की गाड़ियां 6,000 में कैसे बेच दूं? बोले 6,000 में ही बेच दीजिए। बात यह है कि मामला निपट जाए तो मैं फ्रेश स्टार्ट ले सकता हूँ। मेरे कानों में पड़ा फ्रेश स्टार्ट। इनका अर्थ होता है नया ताजा आरंभ। सुनते ही एक नई ताजगी अनुभव हुई और मैंने सोचा कि हर नया आरंभ अपने साथ एक ताजगी, एक तेजी, एक स्फुरन लेके आता है। यानी कि जब भी हम किसी काम को शुरू करते हैं, कोई नया काम आरंभ करते हैं बच्चों, तो हम क्या करते हैं, एक जोश के साथ, एक उम्मीद के साथ कि हमारा काम ये बहुत ही सफल होगा, और इसी आशा से हम क्या करते हैं, कोई काम करते हैं। तभी याद आ गए फिर कौशल जी, जो जीवन में बार बार असफल होकर भी थके नहीं, उबे नहीं और बराबर आगे बढ़ते रहे। आज ही पहली बार मेरी समझ में आया कि उनकी उस अपराजित वृत्ति का रहस्य। अपराजित वृत्ति यानी कभी न हारने वाली प्रवृत्ति। यह रहस्य है नया ताजा आरंभ। वे हारे पर हार कर रुके नहीं, और इस न रुकने में ही उनकी सफलता का रहस्य छिपा हुआ है। लेखक अपने मित्र को बता रहे हैं अपने मित्रों की बातें कि मैं उन लोगों को जब देखता हूँ
तो उनमें क्या है, एक नई ताजगी के साथ फिर वो एक नया काम शुरू करते हैं, फिर असफल होते हैं, फिर शुरू करते हैं। मैंने सोचा मेरा अपने प्रति यह अधिकार है कि मैं हार जाऊं, थक जाऊं, गिर भी पड़ूं और भूलूं भटकूं भी, क्योंकि यह सब एक मनुष्य के नाते मेरे लिए स्वाभाविक है, संभव है। पर मेरा यह कर्तव्य है कि मैं हार कर भागूं नहीं, थक कर बैठूं नहीं, गिर कर गिरा ही न रहूं और भूल भटक कर भ्रमता ही न भ्रमता ही न फिरूं, जल्दी से जल्दी अपनी राह पर आ जाऊं। यानी लेखक अपने मित्र को समझा रहे हैं कि मैं ये सोचता हूँ भी मेरा अपने प्रति भी अधिकार है, मैं चाहे कितना भी मुश्किल में क्यों न पड़ जाऊं लेकिन हार मानकर नहीं बैठूं, अपने काम में लग जाऊं और एक नया आरंभ करूं, क्योंकि रुक जाना ही मेरी मृत्यु है और मरने से पहले न मेरा अधिकार है और न कर्तव्य। तो बच्चों, कितना ही रोमांचक अध्याय था, और इस अध्याय से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को दूसरों के बारे में सोचने के साथ साथ स्वयं अपने बारे में, अपने प्रति क्या कर्तव्य है उसका, उसे भी सोचना चाहिए। और कभी भी कितनी भी असफलताएं क्यों ना आ जाएं, लेकिन मनुष्य को हार कभी भी नहीं माननी चाहिए। धन्यवाद।